हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में हम अपनी सेकंड फिलॉसफी पढ़ेंगे जिसका नाम है योगा फिलॉसफी। लास्ट वीडियो में हमने जो फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने पहली फिलॉसफी पढ़ी थी सांख्य फिलॉसफी, जो ऋषि कपिल ने दी थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे योगा फिलॉसफी। देखिए, जब हम योगा फिलॉसफी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो हम लोग जैसे योगा करते हैं, है ना, तो योगा में जनरली हम आसन और प्राणायाम करते हैं। लेकिन आसन और प्राणायाम से कहीं अधिक अगर हम योगा को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें और भी बहुत सारी चीजें योगा के अंदर पढ़ने को, समझने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। योगा फिलॉसफी जो है वो ऋषि पतंजलि ने दी है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, पतंजलि का नाम बहुत फेमस है ना। तो इन्होंने अपनी ये फिलॉसफी दी, योगा फिलॉसफी, और इन्होंने जो बेसिकली लिटरेचर दिया, लिखा, उसको नाम दिया गया योगा सूत्र। तो योगा सूत्र के ऊपर ही पूरी ये जो योगा फिलॉसफी है वो बेस्ड है। क्लियर? योगा अडॉप्ट्स अ सिंगल टर्म चित्त। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इसमें हम पढ़ रहे हैं। योगा फिलॉसफी में जो सबसे ज्यादा फोकस किया है ऋषि पतंजलि ने, वो चित्त के ऊपर किया है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, चित्त क्या होता है। ठीक है, तो चित्त जो है बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, मन, बुद्धि एंड अहंकार। ठीक है, तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? चित्त बोलते हैं। देखिए यहां पे लिखा भी है, चित्त इज कंसीडर्ड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ इंटेलेक्ट, ईगो एंड माइंड। माइंड हमारा क्या हो गया? मन हो गया। ठीक है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि और ईगो मतलब अहंकार। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? चित्त बोलते हैं। ठीक है, योगा इज सेल्फ डिसिप्लिनिंग प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। जब हम योगा की बात करते हैं तो योगा अपने आप में कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आते हैं। तो योगा के अंदर बेसिकली जो है मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। Such a yogic practice leads one to higher states of consciousness। अगर योगा बहुत अच्छे से किया जाए, योगा में जितने स्टेप्स बताए गए हैं उनको हम फॉलो करते रहें, तो हम हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं या वहां तक पहुंच सकते हैं। और हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को हम बोल सकते हैं जैसे एनलाइटनमेंट, है ना, जैसे हम बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना, या परम आनंद, आनंद या ब्लिस का जो स्टेट है, हैप्पीनेस की जो स्टेट है, वहां तक हम योगा के थ्रू पहुंच सकते हैं। दिस हेल्प्स वन इन एक्वायरिंग डायरेक्ट नॉलेज एंड रिजल्ट इन सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को जान लेते हैं तो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसको होने में डायरेक्ट नॉलेज हमें जो है बेसिकली किससे मिल रही है? योगा से मिल रही है ना। सेल्फ रियलाइजेशन का बेसिकली एक तरीके से मतलब ये है कि हम अपने आप में हैप्पी रहें, हम अपने आप में रिजोल्यूट रहें, है ना, समाधानित रहें। समाधानित रहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमारे सामने किसी भी तरह की कंडीशंस आए, प्रॉब्लम्स आए, तो हम अपने लेवल पे कुछ सही निर्णय ले सकें। ठीक है, पतंजलि lays emphasis on the complete control and mastery of चित्त। पतंजलि ने जब ये क्या कहते हैं डिस्क्राइब की फिलॉसफी, तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को, मतलब हमें, या जैसे मैं अपने बात करूं, मुझे, सब अपने बारे में बात करें तो बोलेंगे ना मुझे, तो मुझे जो है अपने चित्त के ऊपर कंट्रोल करना है और अपने चित्त के ऊपर मास्टरी करनी है। ठीक है, तो चित्त हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों ये जो चीजें हैं ये हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम इनके कंट्रोल में नहीं रहने चाहिए। ठीक है, He proposes of certain physical and mental exercises। अब चित्त को कंट्रोल करने के लिए, चित्त के ऊपर मास्टरी करने के लिए इन्होंने कई तरह की फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज बताई हैं, तो उन्हीं को हम देख लेते हैं। और ये जो फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज हैं, इन्हीं को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग, तो अष्टांग योग का मतलब है, अष्ट माने 8 और अंग का मतलब है स्टेप्स। तो टोटल योगा के अंदर जो होती है 8 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि हम तो सिर्फ आसन और प्राणायाम जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में योगा जो है अपने आप में 8 स्टेप उसके अंदर होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, और इन 8 स्टेप को मिला के क्या बोलते हैं? अष्टांग योग बोलते हैं। तो अभी ये जो स्टेप्स हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला इसमें स्टेप है यम। ठीक, पहला स्टेप है यम। अब यम का क्या मीनिंग होता है ये समझ लेते हैं। यम का मतलब होता है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब है अपने आप को गलत चीजों से
दूर रखना, कंट्रोल करना अपने ऊपर, ताकि हम किसी भी गलत कंडीशन में ना फंसे, कोई गलत काम ना करें, हमारा गलत बिहेवियर ना हो, ठीक है। तो गलत चीजों से अपने आप को दूर रखना। वन मस्ट टर्न टू एथिक्स by refraining himself from immoral activities, अपने आप को immoral activities से हमें अलग रखना है। This is the first step towards self discipline। जब हम गलत चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे तो हम अपने आप ही धीरे धीरे, हमारा ये पहला कदम होगा कि हम सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड है इसमें नियम। नियम का मतलब होता है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब यह है कि जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, उनको हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, कल्टीवेट करना है, मतलब इनकलकेट करना है। अच्छी चीजें, अच्छी आदतें हमें अपने अंदर लेके आनी है। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करने जाते हैं तो हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हमारे एक्शन सही होने चाहिए। तो सही चीजों को अपने अंदर लेके आना, ये कहलाता है नियम, ठीक। तो पहला स्टेप है यम, दूसरा है नियम। यम में हम गलत चीजों से अपने आप को दूर रख रहे हैं, और नियम में हम क्या कर रहे हैं, अच्छी चीजों को अपने अंदर कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। गलत चीजों को दूर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। These two arms or steps protect the aspirant from irresistible temptation। अगर हम बात करें ये दोनों स्टेप्स का फायदा क्या होगा, इन दोनों स्टेप्स का फायदा ये होगा कि हमारे अंदर जो इररेजिस्टिबल टेम्पटेशंस हैं, या हमारे अंदर बेसिकली जो डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे हम अपने आप को दूर रख सकते हैं, है ना। ये क्योंकि यहाँ पे हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी कंसंट्रेशन को ब्रेक करती हैं। तो यम और नियम को जब हम फॉलो करेंगे, इन दोनों स्टेप्स को, तो हम उन इररेजिस्टिबल टेम्पटेशन से और डिजायर से अपने आप को दूर रख पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसमें आसन। आसन का मतलब है यहाँ पे पोस्चर ऑफ द बॉडी। देखिए योगा के लिए जब हम बात कर रहे हैं, पूरे योगा के लिए तो बॉडी का फिट होना भी जरूरी है। तो बॉडी के फिट होने के लिए जो है यहाँ पे कई तरह के बॉडी के पोस्चर्स बताए हैं, है ना। उन्हीं को क्या बोला गया, आसन बोला गया है, ठीक है। तो कई तरह के आसन हम लोग जनरली योगा में करते हैं। प्राणायाम, फोर्थ स्टेप। प्राणायाम का मतलब है कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। हमें अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना है, ब्रेथ को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, या ब्रेथ को हमें कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ठीक है। अगर हमें ये आ जाएगा तो हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे हमारी जो क्या कहते हैं इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है, वो हमारे हेल्दी रहेंगे। तो इसमें प्राणायाम में बेसिकली ये साइकिल होती है, उसमें 3 स्टेप होते हैं। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस हमें कैसे अंदर लेनी है। कुंभक का मतलब होता है सांस हमें कितनी देर तक रोक के रखनी है, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस हमें कब छोड़नी है। तो तीनों ही स्टेप्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, केयरफुली मॉनिटर करते हैं, ठीक है। आसन एंड प्राणायाम प्रिपेयर्स द फिजिकल बॉडी फॉर द योगिक प्रैक्टिस। आसन और प्राणायाम जो है ये हमें फिट रखते हैं, हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, ताकि आगे के जो और स्टेप्स हैं उनको हम इजीली कर पाए, ठीक है। तो आगे के स्टेप की और बात करते हैं। इसमें आगे जो हमारा 5th स्टेप है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब है, प्रत्याहार का मतलब है कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ सेंसेस। विड्रॉल ऑफ सेंसेस का मतलब यह है हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उन्हें हमें कंट्रोल में रखना है ना, उन पे कंट्रोल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी आईज के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल कर लूं कि अगर मैं अपने चारों तरफ जितनी भी मेरी चीजें हैं, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, तो मेरी आंखों के ऊपर मेरा इतना कंट्रोल हो कि मुझे वही ऑब्जेक्ट दिखाई दे, बाकी ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे। तो जैसे इसमें हम एक एग्जांपल देखें, जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था तो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दी थी। तो मतलब उसका अपने सेंस ऑर्गन पे कितना कंट्रोल है कि उसको मछली की आंख के अलावा उसके चारों तरफ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, है ना, और भी चीजें हैं, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो प्रत्याहार हेल्प्स टू डिटैच द सेंस ऑर्गन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रत्याहार में जब हम अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपने आप को जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे डिटैच कर पाएंगे। और डिटैच करने का फायदा क्या होगा? द आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फैसिलिटेट द कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। इससे हमारी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है धारण। धारण इज कंसर्न विद द कंसंट्रेशन। अब ये प्रत्याहार का नेक्स्ट एडवांस स्टेप हो गया, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने चित्त को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम एक मान लीजिए सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें तो बार बार हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, हमारा कभी ध्यान इधर जाएगा, कभी हमारा ध्यान इधर जाएगा। तो हमें माइंड में ये थॉट लेके आना है कि हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सामने जो हमारे ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस कर रहे हैं।
तो जैसे ही हमारा माइंड एक दूसरी साइड डाइवर्ट हो, हमें अपने माइंड को तुरंत उसी ऑब्जेक्ट पे लाके क्या करना है, फोकस करना है। इसका फायदा क्या होगा, देखिए यहां लिखा भी है, द सब्जेक्ट इज फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ द माइंड डाइवर्ट्स टू सम अदर ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी फिक्स्ड अगेन ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो वही है कि इसमें भी हमारी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इसमें ध्यान। ध्यान का क्या मतलब है, ध्यान इज कंसर्न विद कंटेम्पलेशन। अब देखिए हमने धारण के अंदर बेसिकली क्या किया है, धारण के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब ध्यान में जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं उसके साथ कंटेम्पलेशन भी कर रहे हैं। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना। चिंतन करने का क्या मतलब हुआ, चिंतन करने का मतलब यह हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं उसी के बारे में अब हमारे माइंड में क्वेश्चन और आंसर चल रहे हैं, हम उसकी रियलिटी तक पहुंचना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे सामने एक बॉटल रखी हुई है, मैं बॉटल पे फोकस कर रहा हूं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बाकी ऑब्जेक्ट मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ध्यान में मैं क्या करूंगा, उस सिंगल ऑब्जेक्ट बॉटल के ऊपर जब कंसंट्रेट करूंगा, फोकस करूंगा, तो अब मेरे माइंड में कई तरह के क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन बॉटल से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे ये जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट रखा है ये क्या है, अगर ये बॉटल है तो बॉटल किस चीज की बनी है, इसका मटेरियल क्या है, बॉटल किस काम में आ रही है, इसमें पानी ठंडा रहता है या गर्म रहता है। तो मैं जब ऐसे क्वेश्चनिंग, ऐसे चिंतन करता चला जाऊंगा कंसंट्रेशन के साथ, तो मैं उस ऑब्जेक्ट की रियलिटी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है। In this stage, the aspirant can keep the mind steady on the object chosen for contemplation. The mind is focused without interruption, and there is unidirectional flow of चित्त। ठीक है। और लास्ट स्टेप जो 8वां स्टेप है अष्टांग योग में, वो है समाधि। समाधि क्या है, समाधि इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ योगिक प्रैक्टिस। सबसे लास्ट की स्टेज है समाधि। समाधि में क्या होता है, जो पूरी सेल्फ अवेयरनेस होती है माइंड की, वो डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे डिसअपियर होने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा हम लोग अवेयर हो जाते हैं और हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, हमारी जो क्या कहते हैं चेतना है हमारे अंदर, है ना, वो हायर लेवल की कॉन्शियसनेस से मैच कर जाती है। ठीक है। तो मैंने कई पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि हायर लेवल की कॉन्शियसनेस क्या है, बेसिकली उसी को ज्ञान की प्राप्ति बोला गया है। हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं, है ना। हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को हम एक ऐसा क्या कहते हैं एनर्जी बोल सकते हैं जो इस पूरे एग्जिस्टेंस को चला रही है, जिसको हम संस्कृत में ब्रह्म बोलते हैं, है ना, ब्रह्म बोलते हैं। तो उस लेवल तक हम योगा के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो वहां पे यही लिखा है, mind disappear, human consciousness becomes one with cosmic consciousness। हमारी जो consciousness है वो cosmic consciousness के साथ मैच कर जाती है, और जनरली इसी स्टेट को क्या बोला गया है, इसी स्टेट को एनलाइटनमेंट बोला गया है, ज्ञान की प्राप्ति बोला गया है। तो हम योगा के थ्रू भी क्या कहते हैं एनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।